हेलो दोस्तों। जेपीएससी के लिए हमारा एक टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है यहाँ के जितने भी भूमि संबंधी अधिनियम है उनमें से इम्पॉर्टेंट है जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम कितना 1869। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो में हम लोग इसको कवर किया है। ये माइंड मैप के बना करके ये हमने पूरा बना लिया है। इसको चैप्टर वाइज देखेंगे, फिर जितना भी धारा है ये देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि क्वेश्चन इससे काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और सिलेबस के अनुसार, जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार ये सीएनटी और एसपीटी जो है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये और एक कुछ छोटा सा एक्ट होगा, कुछ एक दो, उसको मिला करके 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिलेबस अगर देखें पेपर वन में आप सिलेबस में ये मेंशन है कि मॉडर्न इंडिया जो है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एक मोटी सी बुक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप सिर्फ 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। ये दो एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा तो आपका सीधा 12 क्वेश्चन जो है, 12 क्वेश्चन मतलब 24 मार्क्स ये आपका आराम से हो जाएगा। और ये 24 मार्क्स आपको कटअप क्लियर करने में बहुत आसान करेगा, बल्कि यही 24 मार्क्स अगर आप बना सकते हैं तो ये हम आपके लिए बहुत निर्णायक साबित होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको बहुत आसान बना दिया है और इसको हम लोग अपने तरीक़ा से करेंगे। पहले देख लेंगे जितना भी धाराएं हैं, जितना भी है, जितना आसान हो सका इसको बना दिए। देख लीजिए आप, ये माइंड मैप में बना दिया है पूरा, जितना आसान हो सका है इसको। फिर एक एक करके फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन चाहे किस भी एंगल से, या धारा के हिसाब से, या धारा के अंदर क्या दिया हुआ है, या धारा में क्या क्या प्रोविज़न दिया हुआ है, और क्या क्या परिभाषाएं दिया हुआ है, क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, सब पढ़ेंगे। उसका क्वेश्चन बना करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो इससे पहले कि हम एक थोड़ा जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में, क्या है क्या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे ये लगता है कि ये बहुत हार्ड है, ये हमसे होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आप चाहें तो ये 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं दोनों, और आपको ये 12 क्वेश्चन मतलब 24 मार्क्स आपको आसानी से दिला सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम में एक स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मार्क्स आने में आसानी होता है। अगर उस एग्ज़ाम को आप स्ट्रैटेजी से तैयारी करते हैं तो आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में क्या है, एक स्ट्रैटेजी चाहिए होता है कि कौन सा सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ये बहुत वास्ट है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें इतना पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है। मिडिएवल पढ़िएगा, उसमें भी 5 क्वेश्चन, पूरा उतना मोटी बुक पढ़ना पड़ता है। मिडिएवल में आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना पड़ता है, मुगल काल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद और भी जितना भी साउथ इंडिया वो भी पढ़ना पड़ता है। इसी तरह आप अगर इस सब में देख लीजिए, इतना मेहनत करने के बाद फिर सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इसी का जगह पे अगर हम इस पर 1.5 घंटा मेहनत कर दे तो हमको ये 12 क्वेश्चन हमारा एकदम सिक्योर हो जाएगा, हम आराम से कर सकते हैं। और ये 12 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो इसीलिए आज शुरू करते हैं। ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये भूमि संबंधी जितना भी अधिनियम है उसको करेंगे। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं ये छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869। ठीक है, इसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे संथाल परगना अधिनियम, ये अगला वीडियो में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। फिर भी सिर्फ हम देख लेते हैं कि कितना भूमि संबंधी अधिनियम है। उसके बाद ये छोटा नागपुर भूस्वामी और काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे छोटा नागपुर अधिनियम 1908, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, ये सब बहुत छोटा है। और ये देख लेंगे बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसको बंगाल काश्तकारी, ये सब बहुत छोटा है, ये सबसे देख लेंगे आराम से, वो 5 मिनट में लगेगा उसको। मेन जो चीज़ है हमारा, ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये दोनों को हमको अच्छा से करना है, क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन और इससे 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं। ये जो है, ये छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869। इसमें सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, गांव में कुछ भूधृतियों को भूखेत, डली कटारी, पहनई के नाम से जाना जाता है। इस जमीन को पाहन या पुजारी के लिए अलग से रखी जाती है ताकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर सके। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से उठा सकता है। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया आपसे कि भूखेत, डली कटारी और पहनई क्या है, तो आपको ये उसका आंसर होना चाहिए पुजारी के लिए अलग से रखी जाती है ये।
ठीक है, ताकि वो अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इससे डायरेक्ट ये सबसे जगह से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लेता है, इसलिए हमने ये सबको कवर किया है। बस आराम से आप देख लीजिए वीडियो को ध्यान से, स्पीड अगर होता है तो स्पीड बढ़ा लीजिए, पर देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, अगला बार फिर स्पीड बढ़ा करके उसका रिवीजन कर लीजिए, वो आपका माइंड में पूरा छप जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, गाँव के महतों के लिए अलग से ज़मीन रखी जाती है, उसे महतोई कहते हैं। ठीक है, ये सब टर्म जो है ये सब याद रखिएगा। पहनई या डली कटारी या भूखेत पाहन के लिए, पुजारी के लिए, गांव के महतों के लिए वो महतई रखते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के शब्द विन्यास के अंतर्गत भूई हरी और भूखेत या डली कटारी, पहनई तथा महतई शब्द परिभाषित है। ठीक है, इसमें परिभाषा दिया हुआ, अगर पूछे कि भूईहरी, भूखेत, डली कटारी, पहनई का या महतई का कहाँ पे परिभाषा दिया हुआ, वो दिया हुआ छोटा नागपुर अधिनियम 1869 में दिया हुआ है। ये छोटा सा देख लेते हैं इसको, बस यही है। उसका विशिष्ट कमिश्नर के कार्य, प्रत्येक नियुक्त विशिष्ट कमिश्नर का यह कर्तव्य होगा कि वो अधिकारिता की सीमाओं में यदि कोई व्यक्ति भूईहरी या मंजीहस धृतियों पर तो अगर दावा करता है तो कमिश्नर उसके स्वत्य की जांच पड़ताल करेगा। मतलब इसमें क्या है, कमिश्नर जो है उसका जांच करेगा क्या वो वाकई में उसका ज़मीन है या नहीं है, इसमें जांच करेगा, बस इतना ही है। ये देख लीजिएगा कमिश्नर के कार्य कहाँ दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, अभी ओवरऑल याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं विशिष्ट कमिश्नर की शक्तियाँ। विशिष्ट कमिश्नर इस अधिनियम द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कलेक्टर को भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति देता है। जो कलेक्टर को भू राजस्व होता है उसको कलेक्टर जो उसको बंदोबस्ती की शक्ति देता है वही शक्तियाँ यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। अब अगला देखते हैं, ये जिन व्यक्तियों का बेचा या कब्जा या हरण हो गया हो उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने की शक्ति। ठीक है, विशिष्ट कमिश्नर के सक्षम यदि ये साबित होता है कि भूईहरी या मंजीहस धृति धारण करने वाले व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा हो गया है तो विशिष्ट कमिश्नर उस व्यक्ति या उसके वारिस को ज़मीन वापस दिलवाएगा। अब अगला देखते हैं, अपील की शक्ति। विशिष्ट कमिश्नर द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश का विरोध प्रमंडल के कमिश्नर के पास अपील की जा सकेगी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विशिष्ट कमिश्नर के द्वारा पारित किया निर्णय का क्या अपील किया जा सकता है, इसका आंसर होगा यस, किया जा सकता है। और कहाँ पे किया जा सकता है, प्रमंडल के कमिश्नर के पास की जा सकती है। अगला देखते हैं, अगला है मुख्तार एवं वकील की सुनवाई नहीं। विशिष्ट कमिश्नर की सहमति के बिना विशिष्ट कमिश्नर के समक्ष लाए गए किसी भी मामले में मुख्तार या वकील की सुनवाई नहीं की जा सकेगी। मतलब अगर कोई वकील आपका है तो उसको पहले इसकी सहमति लेना पड़ेगा कमिश्नर के, उसके बाद ही उसकी सुनवाई की जा सकेगी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है राज्य सरकार नियम बना सकती है। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार कोई नियम बना सकती है या आदेश पारित कर सकती है। तो ये हमने देखा, सिर्फ ये थोड़ा सा था इसमें, ये इसका देख लिया हमने, इसका कौन सा, ये छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के बारे में देख लिए। इसमें सब देख लिया, ये वाला देख लिया हमने, भूखेत है, डली कटारी है, पहनई है और महतई है, ये सब देख लिए। उसका विशिष्ट कमिश्नर का क्या क्या शक्तियाँ हैं, विशिष्ट कमिश्नर की कब्जा अगर हो जाए तो कैसे वापस दिला सकता है, अपील कहाँ पे किया जा सकता है, या वकील की सुनवाई के लिए किसका अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद राज्य सरकार इस पर बना सकती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। इससे पहले जो हमने पढ़ा छोटा नागपुर भूधृति, ये है, ये जो पहले का था। ठीक है, ये 1869 का था। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन 1-2 पूछ सकता है, लेकिन इससे 5 क्वेश्चन पूछेगा। अदर है ना, उसमें सिलेबस में अगर देखेंगे तो अदर जो है और अन्य है, अन्य में ये आ जाता है। ठीक है, अब ये जो है हमारा मेन है, ये 5 क्वेश्चन हमारे इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम अध्याय करके पढ़ेंगे और अध्याय में जिस अध्याय में जो भी धारा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे और उसके अंदर क्या क्या परिभाषाएं दिए क्या क्या दिया हुआ है पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद सुन लीजिए आप, सिर्फ सुनने के बाद फिर हम लोग बाद में जब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तब आपको याद आएगा कि हमने ये सब के बारे में वहाँ पढ़ा था, तो ये हमारे माइंड में आ जाएगा। एग्जाम में इस तरह से हमें ये हेल्प करेगा कि हमें क्वेश्चन देखते ही हमको याद आ जाएगा कि हमने इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ा था। इसीलिए हमने इसको माइंड में बना करके यहाँ पर अच्छा तरह से समझने का कोशिश किया है। जितना भी आसान हो सका है दोस्तों उतना आसान बना दिया है। अब इससे आसान मुझे नहीं लगता कि अब हो सकता था, इसलिए क्योंकि ये एक्ट थोड़ा बड़ा है,
और बड़ा है क्योंकि हमें करना भी पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें 5 क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। पहला अध्याय जो है, अध्याय में प्रारंभिक की दिया हुआ है, प्रियम्बल दिया हुआ है। ठीक, उसमें क्या दिया हुआ है, धारा 1 देखते हैं। ठीक है, धारा 1, धारा 1 में क्या दिया है, संक्षिप्त नाम तथा प्रसार। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। इसका प्रसार उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलों में होगा। ठीक है, धारा 1 में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन अगर पूछता है कि कौन सी धारा में उसका प्रसार दिया हुआ है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रसार दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं उसका है धारा 1 में इसका प्रसार दिया गया है। और कहाँ कहाँ है, इसका उत्तरी छोटा नागपुर में है और दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलों में होगा। अब देख लेते हैं अगला धारा 3। अब ये देख लीजिए दोस्तों, धारा 2 है हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसी को हमने कवर किया है और जो जो इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे। लेकिन लगभग हमने कम से कम 80% धारा हमने इस पर कवर कर लिया क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट ही है, पूछ सकता है क्वेश्चन में। ऐसा ना हो कि शॉर्टकट के चक्कर में हम अपना क्वेश्चन ही सॉल्व ना कर सके। तो हमारा अल्टीमेट यही एम रहता है कि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन हम पढ़ने के बाद हमसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसलिए ज़्यादा शॉर्टकट भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब धारा 3 में क्या दिया है, परिभाषाएं। ये क्या क्या परिभाषा दी है, ये सब परिभाषा याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, ये कृषि वर्ष क्या है, वो वर्ष किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि वर्ष के कार्य प्रचलित हो। जो कोई भी क्षेत्र में जैसे जो कृषि कार्य के हेतु जो वर्ष प्रचलित हो उसी को कृषि वर्ष मान लिया जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं भूकुतबंध बंधक। ये भूकुतबंध बंधक क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये भूकुतबंध बंधक से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, किसी काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारी से उधार स्वरूप दिए गए धन के भुगतान को बंधक रखने हेतु इस शर्त पर अंतरण की उस पर के ब्याजों का साथ उधार बंधक या कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों का वंचित समझा जाएगा। ठीक है, ये जो है ये याद कर लीजिएगा। ये भूकुतबंध बंधक क्या है, इसके बारे में अगर कोई भी अपने उधार के तौर पे अपना खेत को अगर किसी के पास रख देता है तो उसमें जो होने वाली लाभ है उससे वंचित समझा जाएगा, उसमें उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं जोत क्या है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि जोत का क्या अर्थ है। ये रैयत द्वारा धारित भूखंड, जो भी रैयत द्वारा अपना भूखंड जिसमें उसके अंतर्गत जो भी आता है उसको जोत कहते हैं। ठीक है, रैयत के द्वारा जो भी आता है उसको जोत कहते हैं। अगला देखते हैं कोरकर क्या है, ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कोरकर क्या है, कोरकर ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार किया गया हो। ठीक है, जो भूस्वामी नहीं है, जिसका मालिक नहीं है, किसी और ने उसको तैयार किया है। ठीक है, बंजर भूमि हो या जंगल भूमि हो जिसको अपने हिसाब से उसने बनाया, उसमें फसल उगाने योग्य बना दिया है। ठीक है, उसको कहते हैं कोरकर। अगला देखते हैं भूस्वामी, किसको भूस्वामी कहेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी इसमें परिभाषा दिया हुआ है वही आंसर होगा, ऐसा नहीं कि आप अपना परिभाषा नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। जो परिभाषा है और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से उठाएगा। ठीक है, ये हमने जो एक्ट लिया है ये ओरिजिनल एक्ट से हमने पूरा बनाया है। ठीक है, वो व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी ज़मीन दिया हो उसको कहते हैं भूस्वामी। अपना ज़मीन है, किसी काश्तकार को दे दिया है और काश्तकार उस पर खेती करता है। अब देखते हैं काश्तकार क्या है, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने का दायी हो। जैसे हमने देखा ये लैंडलॉर्ड जो थे ये भूस्वामी थे, उसका ज़मीन ये जो लेता है और उस पर जो लगान चुकाता है उसको काश्तकार कहते हैं। अब लगान क्या है, लगान रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया जाने वाला धन या वस्तु है। धन भी दे सकते हैं, वस्तु भी दे सकते हैं। धन मतलब पैसा दे सकते हैं, वस्तु या तो धान हो गया या गेहूं हो गया, जो भी फसल है फसल के रूप में भी दे सकते हैं, उसे लगान कहते हैं। अपने जो है ये भूस्वामी को कौन देगा, काश्तकार देगा, उसके लगान कहते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है चल संपत्ति। कौन सा है, चल संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम्पल में, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे चल संपत्ति में क्या उसके अंतर्गत में खड़ी फसल आती है तो आपका आंसर होना चाहिए यस, उसमें आती है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा हो तो हो सकता है कि वो आपके लगेगा कि इसके अंदर नहीं आता है, लेकिन इसका जो है इस एक्ट के अंदर में दिया है कि चल संपत्ति में खड़ी फसल भी आती है। अगला देखते हैं मुंडारा खूट कट्टीदारी होगा काश्तकारी। ठीक है, ये छूट गया दोस्तों,
खुडकट्टीदारी काश्तकारी, ठीक है। ये मुंडारा खुडकट्टीदार का हित होता है, इसमें जो है मुंडारा काश्तकारी का इसमें जो इसका हित होता है उसे कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं भूधृति किसे कहते हैं। भूधृति मतलब टेन्योर, ठीक है। ये भूधारक का हित इसके अंतर्गत मुंडारी खुडकट्टीदार काश्तकारी नहीं आती है। अगर बोले भूधृति के अंदर क्या मुंडारी खुडकट्टीदार काश्तकारी आती है तो उसमें वो होगा आंसर कि वो नहीं आती है। अगला देखते हैं, अगला है स्थायी भूधृति कौन है। ये वंशागत भूधृति होते हैं, ठीक है। वंशागत आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, ये आते हैं, ये स्थायी होते हैं, ठीक है। और ये देख लेते हैं पुनर्ग्रह भूधृति। वैसे भूधृति जो परिवार के नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस हो जाए, ठीक है। जो उसके बाद उसको जब नर वारिस नहीं होता है तो उसको फिर से कहाँ भूस्वामी को वो वापस हो जाता है, उसको कहता है पुनर्ग्रह भूधृति। अब ग्राम मुखिया, किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे इसे मानकी, प्रधान, मांझी या अन्य किसी नाम से जाना जाता हो, ये सब ग्राम मुखिया के अंतर्गत आएगा। तो ये सब परिभाषाएं कितने में दिया होता है, ये धारा 3 में दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी धारा में परिभाषाएं दिया हुआ है, किसी की भी परिभाषा। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि कृषि वर्ष की परिभाषा किसमें दिया हुआ, धारा 3 में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से जो भी है कोरकर का परिभाषा क्या दिया हुआ, धारा 3 में दिया हुआ है। और ये सब के बारे में जितना भी पढ़ा हमने, इसको भी आप आराम से समझ लीजिए क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला जो चैप्टर है हमारा, अगला चैप्टर अध्याय जो है ये अध्याय 2 है, काश्तकारों के वर्ग, ठीक है। इसमें धारा 4 में क्या है, धारा 4 में है ये प्रमुख प्रावधान दिया गया है। काश्तकारों के वर्ग का प्रमुख प्रावधान धारा 4 में दिया गया है। अब देख लेते हैं काश्तकार के अंतर्गत भूधारक मतलब टेन्योर होल्डर, रैयत, दर रैयत तथा मुंडारी खुडकट्टीदार को शामिल किया गया है। काश्तकार वर्ग के अंतर्गत ये सबको शामिल किया गया है। इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन में अगर पूछता है काश्तकार के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है, तो भूधारक को किया गया है, रैयत को किया गया है, दर रैयत को किया गया है, मुंडारी खुडकट्टीदार को भी शामिल किया गया है। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे रैयत 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि रैयत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन कई सारे रहेगा, 3, 2, 5, 6 जो भी रहे, तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। रैयत 3 प्रकार के होते हैं। ये सबको ध्यान से सुनिए दोस्तों, बस आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए और 2 बार देख लीजिए ताकि आपको पूरा माइंड में छप जाए, ठीक है। रैयत 3 प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं, पहला है अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो उसे कहते हैं अधिभोगी रैयत। अब अगला देखते हैं, ये अनअधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त ना हो उसे कहते हैं अनअधिभोग रैयत। अब अगला जो है ये खुडकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक है। खुडकट्टी प्राप्त अधिकार रैयत, तो 3 तरह का रैयत होता है, ये देख लीजिएगा, ये अधिभोगी रैयत, अनअधिभोगी रैयत, खुडकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक है। 3 तरह का रैयत होता है, हमने देख लिए। धारा 4 में दिया हुआ। अब धारा 5 देखते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है भूधारक का अर्थ। भूधारक का अर्थ किस में दिया हुआ है, धारा 5 में दिया हुआ है। बस याद कर लीजिएगा, बस दोहराते चलिए मेरे साथ साथ ताकि आपको भी ये याद हो जाए। भूधारक का अर्थ जो दिया हुआ है धारा 5 में दिया हुआ है। भूधारक मतलब लैंड होल्डर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी या दूसरी जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए एवं उसका लगान चुकाता हो उसे कहते हैं भूधारक, ठीक है, उसे भूधारक कहते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला जो है अगला है ये धारा 6। धारा 6 में क्या दिया हुआ है, रैयत का अर्थ दिया हुआ है। रैयत का अर्थ दिया हुआ है। रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल है जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो, उसमें रैयत का अर्थ में वो सब रैयत में शामिल है। अगला देखते हैं धारा 7। धारा 7 में क्या दिया हुआ है, खुडकट्टी, छूट गया दोस्तों, यहाँ पे खुडकट्टी होगा, खुडकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है, वैसे रैयत जो वैसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखते हो जिससे उसके मूल प्रवर को या उसकी पर परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल में कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो तो उसे खुडकट्टी अधिकार युक्त रैयत कहते हैं, ठीक है। खुडकट्टी अधिकार युक्त रैयत किसे कहते हैं, और ऐसा जो है जो जंगल में कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो, ठीक है, उसे कहते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है धारा नंबर 8 धारा सेक्शन 8।
मुंडारी खुटखटीदार का अर्थ, ये मुंडारी खुटखटीदार का अर्थ क्या है, ये धारा 8 में दिया हुआ है। वो मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे मुंडारी खुटखटीदार कहा जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है कि मुंडारी खुटखटीदार किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा वो मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब में पूछ सकता है, इसीलिए हमने एकदम आसान भाषा में हर एक धारा को देख लिया है, जिसको हमें कवर करना है उसको हमने आराम से आगे भी माइंड मैप में बढ़ा दिया है। ठीक है, बहुत सा ऐसा धारा है उसका हमने और भी डिटेल में किया है, जहाँ जिस पे लगा है कि क्वेश्चन उसके अंदर भी बन सकता है। अब आ जाते हैं अध्याय 3, इसमें है भूधारक, भूधारक के बारे में इसमें दिया हुआ है। इसमें अध्याय 3 में धारा 9 सेक्शन 9 भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी ना होगा, ये देख लेते हैं। इसमें शर्त दिया है कब दायी ना होगा, वृद्धि नहीं कर सकता है। यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन ना किया गया हो उसके लगान बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी। ठीक है, जिसका जो है बंदोबस्त के समय कोई परिवर्तन ना किया गया हो तो उसका लगान में वृद्धि नहीं हो सकेगी, ये दिया है धारा 9। ये धारा 9 ये क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, ये बाद में डाला गया है। भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि, भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान केवल उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकेगा, ऐसे नहीं कि खुद से बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि लगान में वृद्धि कैसे हो सकता है तो उसका आंसर ये होगा कि उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से बढ़ाया जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला जो है धारा 11 मतलब सेक्शन 11। ठीक है, भूधृतियों के कतिपय अंतरों का रजिस्ट्रीकरण, जो रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन, इसमें भूधृति या पट्टीदार के अंतरणों के रजिस्ट्रेशन के संबंध से प्रावधान वर्णन है। अगर बोले कि रजिस्ट्रेशन से संबंधी या रजिस्ट्रीकरण से संबंधी किस धारा में दिया हुआ है तो उसका होगा धारा 11। ठीक है, धारा 11। अगला देखते हैं धारा नंबर 13। ठीक है, सेक्शन 13 भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें 2 कंडीशन है। यदि किसी भूधृति के विभाजन या वितरण की सूचना भूस्वामी को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दिया गया हो तो उस भूमि का लगान भूस्वामी द्वारा देय होगा। दूसरा है, यदि भूस्वामी ऐसे विभाजन या वितरण के लगान पर आपत्ति करता है तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है। ठीक है, जब भी है ये लगान का वितरण में क्या सिस्टम है, 2 चीज़ है, या तो अगर उसके डाक से भेज दिया गया हो तो उसे भूमि का लगान भूस्वामी द्वारा देय होगा। अगर इसमें कोई विभाजन या वितरण के लगान पर कोई आपत्ति हो तो उसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है। ये सब दिया है हमारा धारा 13 में। ठीक है, अब देखते हैं धारा 14, धारा 14 सेक्शन 14 पुनर्ग्रहणीय भूधृति के पुनर्ग्रहण पर विलंगमों का बातिलीकरण। इसमें देख लेते हैं, कोई जमीन जो पुनर्ग्रहण योग्य हो अपने पुनर्ग्रहण की तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी। निम्न परिस्थितियों में पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। कौन कौन कंडीशन में नहीं किया जा सकेगा हम देख लेते हैं, ये यहाँ से पूछ सकते हैं। जहाँ निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य स्थायी भवन निर्मित किया गया हो, जिस पर स्थायी उद्यान, बागान, हौज, नहर, पूजा स्थल, शमशान, कब्रिस्तान स्थापित किया गया हो, जहाँ किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत खदान बनाया गया हो। सब कंडीशन में जो है ये 3 कंडीशन देखा, इसमें पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये सब कंडीशन देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला सेक्शन जो है ये है अगला चैप्टर, इस पे है अध्याय नंबर 4। इसमें रैयत के बारे में दिया हुआ क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन से अध्याय में रैयत के बारे में प्रोविज़न दिया हुआ है, तो आपका आंसर होगा अध्याय 4। अगला धारा देखते हैं, ये धारा नंबर 16 सेक्शन 16 विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना। अब देख लेते हैं इसके बारे में।
यदि किसी रैयत को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कानूनी रूप से किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा भूमि के अधिभोगाधिकार मतलब ऑक्यूपेंसी राइट प्राप्त हो, तो इस बात के होते हुए भी उसने 12 वर्षों तक भूमि पर ना तो खेती की हो और ना ही उसे धारित किया हो, तो भूमि पर उसका अधिभोगी अधिकार प्राप्त नहीं होगा, मतलब ऑक्यूपेंसी राइट उसको प्राप्त नहीं होगा अगर वो 12 साल तक उस पर ना खेती किया हो ना धारित किया हो। तो क्वेश्चन इस तरह अगर पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट दे दे कि अगर 12 साल तक नहीं किया हो तो वो सही है गलत, तो ये सही है। 12 साल तक अगर नहीं किया हो तो उस पर उसका ऑक्यूपेंसी नहीं मिल सकता है। अब देखते हैं अगला धारा नंबर 17 मतलब सेक्शन 17। इसमें दिया हुआ है बंदोबस्त रैयत की परिभाषा। देख लेते हैं क्या क्या परिभाषा दिया हुआ है। ये परिभाषा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर रैयत के रूप में धारित किया हो, 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है, ये 12 वर्ष अवधि समाप्ति हो जाता है अगर उसने पूर्णतः या अंशतः अगर पट्टे पर या रैयत के रूप में धारित किया हो तो उसको उसका रैयत समझा जाएगा। अगला है कोई व्यक्ति जब तक रैयत के रूप में भूमि धारण करता है वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष पश्चात तक ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष के पश्चात जो है वो ग्राम का रैयत समझा जाएगा। अगला देखते हैं यदि कोई रैयत धारा 74 के अधीन, धारा 74 भी देखेंगे उसके बारे में क्या दिया हुआ है, उसके अधीन जो अगर है यदि कोई रैयत धारा 74 के अधीन या बाद के जरिए भूमि का कब्जा वापस लेता है तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक बेकब्जा रहने के बावजूद वह बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है, ये देख लिया हमने। ये सब ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों क्योंकि इस सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ऐसे उठाया गया है, जब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे प्रीवियस ईयर का 2016 का क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया जाता है। अगला देखते हैं धारा नंबर 18 सेक्शन 18। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है भूइहरों तथा मुंडारी खुटकट्टीदारों का बंदोबस्त रैयत होना। बस इतनी याद रखिए, इसके अंदर में और कोई प्रोविज़न इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने इसको कवर नहीं किया है। बस इसमें एक याद कीजिए कि धारा 18 जो इसमें जो क्या दिया हुआ है भूइहरों और मुंडारी खुटकट्टीदार का बंदोबस्त का रैयत दिया हुआ। क्वेश्चन अगर पूछता है भूइहरों तथा मुंडारी खुटकट्टीदारों का बंदोबस्त रैयत कौन सा धारा में दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, तो उसका आंसर होगा धारा 18। अब अगला देखते हैं धारा 21 का, ये वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार। अब देख लेते हैं वृक्षों के बारे में दिया हुआ है। इससे पूछ सकता है कि कौन सा धारा में दिया हुआ वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार कौन सा धारा में दिया हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन धारा सेक्शन नंबर 21 धारा 21 का। इस भूमि पर उगने वाली सभी वृक्ष उत्पाद फल फूल व अन्य उत्पाद में भूस्वामी का हिस्सा 9/20 तथा रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। ठीक है, कोई भी अगर वृक्ष है उसमें या तो फल हो या फूल हो उसमें क्या होगा, इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन उठा सकता है कि वृक्ष के अधिभोगी रैयत का अधिकार क्या होगा। तो उसमें इसमें आप देखिएगा कि भूस्वामी का हिस्सा कितना होता है 9/20 9/20 तथा रैयत का हिस्सा होता है 11/20 मतलब 11/20 होता है। ये याद रख लीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ सकता है। अगला देखते हैं, अगला है धारा 33 क, रैयत के जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान। ठीक है, ये दिया है कमी संबंधी प्रावधान कहाँ दिया अगर पूछ लेता है तो वो याद कर लीजिएगा 33 क में दिया हुआ है। अब अगला देखते हैं, अगला अध्याय यह है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ऐसे क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि कौन से अध्याय में खुटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत का प्रावधान दिया हुआ है, तो आपका वो आंसर होना चाहिए अध्याय 5 में दिया हुआ है। अब इसके अंदर में है धारा 37 सेक्शन 37 खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ये कौन सा है, क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। धारा 37 में दिया हुआ है खुटकट्टी अधिकार रैयत। इस अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त हो,
लेकिन इसमें 2 कंडीशन है, वो कंडीशन देख लेते हैं कौन कौन सा कंडीशन है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ये डायरेक्ट यहाँ से ये उठा देगा आपको, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन मान लीजिए, इस अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान के उन रैयतों पर लागू होंगे जिन्हें खुदकट्टी अधिकार प्राप्त हो, लेकिन अब इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से आपको एक सही देख के निकालना है। ठीक है, यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरा कंडीशन, यदि भूमि का लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उसी गांव के स्वरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों प्रावधान इसके अंतर्गत है, आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला है धारा 41 देखते हैं, सेक्शन 41। इसमें क्या दिया हुआ है, अनधिभोगी रैयत के बेदखली का आधार क्या होगा, ये दिया हुआ। ठीक है, ये 41 में दिया होगा। इसके अंतर्गत में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने इसको इतना ही कवर किया है। इसमें 41 में ये दिया हुआ है, अनधिभोगी जो है रैयत उसके बेदखली का आधार दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि अनधिभोगी रैयत की बेदखली के आधार कौन सा धारा में दिया हुआ है, उसका होगा धारा 41 सेक्शन 41। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर जो है, अगला चैप्टर है अध्याय 8, जोतों और भू धृतियों के पट्टे और अंतरण। ठीक है, ये देख लेते हैं धारा 44 में क्या दिया हुआ है, रैयत के पट्टे का हकदार होना। इसमें देखते हैं, प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी के एक पट्टा पाने का हकदार होगा जिसमें उसकी जोत की भूमि का परिमाप और सीमाएं, भूमि के लिए देय लगान की रकम, लगान की किस्तें, उपज के रूप में लगान दिए जाने की दशा में उपज का अनुपात तथा पट्टे की कोई विशेष शर्त का उल्लेख होगा। ठीक है, ये प्रत्येक जो आपको उसको पट्टा मिलेगा उसमें ये सब चीज़ मेंशन होगा। ठीक है, इसको क्या क्या परिमाप होगा, सीमाएं होगा, और उसका जो कितना लगान देना है वो होगा, लगान की कितने किस्तें हैं वो है, और अगर लगान जो है अगर उपज के रूप में दिया जाएगा तो उसमें कितना अनुपात उसको दिया जाएगा, ये सब उसका पट्टा में होगा। ये किस में दिया हुआ है, धारा 44 में दिया हुआ है, सेक्शन 44। अगला देखते हैं, अगला है धारा 46 मतलब धारा 46 सेक्शन 46, रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध। इसमें क्या क्या है, इसमें देख लेते हैं जितना भी प्रावधान है। रैयत द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग पर अधिकार का 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए तथा विक्रय, दान या किसी अन्य संविदा द्वारा अंतरण नहीं किया जा सकता है। ये देख लीजिए, 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उसको क्या, या तो उसके विक्रय, दान या किसी अन्य संविदा द्वारा अंतरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 5 वर्षों से अधिक नहीं किया जा सकता है। धारा 46 में ये दिया हुआ है। कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को 7 वर्ष से कम किसी भी अवधि के लिए भूगतबंध बंधक कर सकता है। ठीक है, ये जो है ये 7 वर्षों के लिए भूगतबंध हमने देखा। उससे पहले इसका जो परिभाषा ऊपर में दिया हुआ था, भूगतबंध क्या होता है, उधार लेने के लिए किसी को भी ये 7 वर्षों के लिए अपने उसका जोत या इसका कोई भाग उसको दे सकता है। अब अगला देखते हैं, कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को 15 वर्ष से कम अवधि के लिए ऐसे बंधकदार को भुगतान बंधक कर सकता है जो बिहार उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। ठीक है, कोई भी 15 वर्ष तक के लिए अपने उसको बंधक दे सकता है, मतलब उसके पास गिरवी रख सकता है, उस व्यक्ति को रख सकता है जो बिहार या उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रीकृत हो, उसका रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा हो, तो उस व्यक्ति को ये 15 साल के लिए उसके पास गिरवी रख सकता है। तो उसमें 3 कंडीशन था, एक तो पहले 5 साल के लिए, 5 साल के उससे ज़्यादा क्या तो दान भी नहीं कर सकता, विक्रय नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका एक दूसरा था 7 साल के लिए क्या भूगतबंध बंधक नहीं कर सकता है, मतलब उससे कम ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तीसरा जो है 15 वर्ष के लिए कर सकता है, पर उन व्यक्ति को कर सकता है जो पहले ही जो उड़ीसा और बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 मतलब 1935 के अंतर्गत रजिस्टर कर लिया हो। अगला देखते हैं, धारा 47 सेक्शन 47, न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध। किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है
परंतु निम्न स्थितियों में न्यायालय द्वारा जोत के अधिकार के विक्रय का आदेश पारित किया जा सकता है। क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं, हमने यहाँ पे कवर किया है। जोत के संबंध में बकाया लगान की वसूली के लिए तब किया जा सकता है विक्रय। दूसरा है किसी उधार या बैंक ऋण की वापस के लिए। तीसरा है बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के अधीन। ये 3 कंडीशन में उसको विक्रय का आदेश जो है न्यायालय दे सकता है। परंतु यदि किसी जोत या उसके पास अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का है तो वो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ही बेच सकता है, इसके अलावा और किसी को नहीं बेच सकता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, वो अपने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को ही ये बेच सकता है। अब अगला जो है धारा देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 48 क मतलब सेक्शन 48A भूयहरी भूधृति के विक्रय पर प्रतिबंध। इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रतिबंध लगाया हुआ है। कोई भी न्यायालय किसी भी भूयहरी भूधृति के अधिकार के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित कर सकेगा। ठीक है, कोई भी न्यायालय जो है उसको पारित कर सकता है। किसी भूयहरी कुटुंब द्वारा धारित किसी भूयहरी भूधृति के संबंध में बकाया लगान की वसूली हेतु भूयहरी भूधृति की बिक्री का आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर जो लगान बाकी है उसको चुकाने के लिए कोई भी उसको ये नहीं कह सकता कि बिक्री का आदेश पारित नहीं कर सकता, उसको बिक्री करके उसका लगान वापस करने पर उसको मजबूर नहीं कर सकता है। ऐसे लगान की वसूली भूधृति में शामिल भूमि की उपज की कुर्की या विक्रय द्वारा या ऋणी किसी अन्य जंगम संपत्ति के विक्रय द्वारा ही किया जा सकेगा। ठीक है, कुर्की कर लिया या विक्रय द्वारा या ऋण जो है उसके द्वारा या अन्य किसी जो है संपत्ति से द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ये जो है ये भूयहरी भूधृति को बिक्री का आदेश नहीं दिया जा सकता। ये दिया है 48A मतलब 48 क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है। अब अगला देखते हैं, अगला जो है अध्याय 9 लगान के बारे में साधारण उपबंध क्या है। लगान के बारे में किसमें है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि लगान के बारे में उपबंध जिसमें या लगान के बारे में प्रावधान कौन सा अध्याय में दिया हुआ है तो उसका आपका आंसर होगा अध्याय 9। इसमें देख लेते हैं अध्याय 9 के अंतर्गत धारा 52, इसमें क्या दिया हुआ किस्त। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कौन से धारा के अंदर किस्त का प्रावधान दिया हुआ है तो वो है धारा 52। ठीक है, इसमें देख लेते हैं अभिधारी मतलब टेनेंट द्वारा लगान का भुगतान कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में किया जाएगा। ये डायरेक्ट ये वाला ये जो है कथन डायरेक्ट उठा सकता है और आपको सही गलत में पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि किस्त जो है उसको किस तरह से भुगतान किया जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए जो अभिधारी जो है टेनेंट द्वारा लगान की भुगतान कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर कितने किस्तों में 4 किस्तों में किया जाएगा। यह है प्रावधान धारा 52 में दिया गया हुआ है। अगला देखते हैं, अगला जो है धारा 58। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से ध्यान से देखिए दोस्तों। लगान पर बकाया एवं उस पर ब्याज। यदि देय तिथि के सूर्यास्त के पूर्व लगान का भुगतान नहीं किया जाता तो उसे लगान का बकाया समझा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि लगान का बकाया का मतलब क्या है या लगान का बकाया का अर्थ क्या है तो होगा यदि देय तिथि के सूर्यास्त के पूर्व लगान का भुगतान नहीं किया जाए तो उसे क्या समझा जाएगा, बकाया समझा जाएगा। यदि भूस्वामी राज्य सरकार है, कृषि वर्ष के अंत में लगान का भुगतान नहीं किए जाने पर उसे लगान का बकाया समझा जाएगा। अगला है लगान की बकाया राशि पर अधिकतम 6.25 मतलब 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की प्रभावित किया जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि लगान की बकाया राशि पर अधिकतम कितना प्रतिशत ब्याज लिया जा सकता है, तो उसका आंसर होगा 6.25 6.25। अगला देखते हैं, यदि अभिधारी किसी कृषि वर्ष में बकाया लगान की राशि का भुगतान अगले कृषि वर्ष के भीतर कर दे तो संदेय लगान की राशि पर अधिकतम 3% की दर से ब्याज लगेगा। ठीक है, अगर वो कितना अगले कृषि वर्ष में अगर कर दे, नेक्स्ट ईयर कर दे तो उसको 3% ही लगान का जो ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ये 58। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए भी चैप्टर जो अध्याय 9 का
ठीक है। 9 को बंजर भूमि का बंदोबस्त, क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछ सकता है कि बंजर भूमि का बंदोबस्त कहाँ दिया हुआ है, तो अध्याय 9 क में दिया गया है। इसमें है धारा 43 क सेक्शन 63A, बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना। यह कहाँ दिया हुआ है, 63A या 63 क में दिया गया है। अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 10 भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध। धारा 71, कोई बेदखल काश्तकार बेदखली की तिथि से 1 वर्ष के भीतर काश्तकारी के कब्जे में प्रतिस्थापित कर दिए जाने की प्रार्थना करते हुए उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। ठीक है, ये 1 वर्ष के भीतर ही दे सकता है। अब ये देखते हैं धारा 71 क, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य को पुनः कब्जा वापस दिलाना। किस किस कंडीशन में दिला सकता है उसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी समय उपायुक्त को पता चल जाए कि अनुसूचित जनजाति के रैयत का जमीन का अंतरण धारा 46 का उल्लंघन करके या कपटपूर्ण तरीके से कराया गया है, तो वह अंतरिती को सफाई देने का उपयुक्त समय प्रदान करेगा तथा अंतरिती को प्रतिकर का भुगतान किए बिना ही जमीन से बेदखल करके अंतरक को भूमि वापस दे सकता है। दूसरा कंडीशन है, अंतरक या उसका कोई वारिस उपलब्ध नहीं होने या ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए सहमत न होने की दशा में उस भूमि को स्थानीय नियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति के दूसरे रैयत के साथ पुनर्बंदोबस्त कर सकते हैं। अगला है, यदि अंतरिती के अंतरण के तारीख से 30 वर्ष के भीतर ही ऐसा जोत या उसके किसी भाग पर किसी भवन का निर्माण कर लिया हो तो अंतरक उसका मूल्य चुकाने को रजामंद ना हो तो उपायुक्त अंतरिती को 2 वर्ष के भीतर ही उस भवन को हटाने का आदेश देगा। ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त उस भवन को हटवा सकेगा। ठीक है, अगर उस पर उस ज़मीन पे अगर उस तारीख का जो होता है, अगर 30 वर्षों के भीतर ऐसा जोत या उसके किसी भी अगर उस पर भवन बना लिया है तो उसको 2 वर्ष का टाइम दिया जाएगा कि आप उसको हटा लीजिए, नहीं तो इसके पास उपायुक्त के पास ये पावर होगा कि वो उसको हटा सके। अगला देखते हैं, यदि उपायुक्त को ये समाधान हो जाए कि अंतरिती ने बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय 1969 लागू होने के पूर्व ही ऐसा जोत पर भवन निर्माण कर लिया है, तो वो अंतरिती को आदेश देगा कि वो अंतरक को उसके आसपास समतुल्य का कोई जोत उपलब्ध करा दे या अंतरक के पुनर्वास के लिए उपायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिकर चुका दे। अंतरिती द्वारा ऐसी शर्तों पर सहमत हो जाने पर वो अंतरण को विविध मान्यता प्रदान कर सकेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, लास्ट जो है, यदि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए अंतरिती ने कब्जा द्वारा भूमि पर हक अर्जित किया है तथा अंतरित भूमि को अंतरक को पुनर्बंदोबस्त कर देना चाहिए, तो अंतरक को उपायुक्त के पास उतनी धनराशि जमा करनी होगी जितनी रकम की भूमि का अंतरण किया गया था, अथवा उपायुक्त उस भूमि के बंजर मूल्य तथा भूमि में किए गए सुधारों को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर का निर्धारण कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको या थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बात आप सुन लीजिए, थोड़ा बहुत सुन लीजिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। फिर भी आपको इसको 2 बार वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। इस तरह से हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा मजबूरी है, ये हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा क्योंकि धारा है। अगला देख लेते हैं, धारा 71 ख, ये विधि विरुद्ध अंतरित भूमि के संबंध दंड। इसमें क्या दंड है, ठीक। इसमें क्वेश्चन अगर इस तरह पूछता है, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि के संबंध में दंड किसमें दिया गया, ये दिया हुआ 71 ख। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में इसको ऐड किया गया है 71B। यदि इस अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन करके या कपटपूर्ण तरीके से किसी भी भूमि का अंतरण किया जाए और अंतरिती को इसकी जानकारी हो तो अंतरिती 3 वर्ष तक के कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों को दंडित होगा। ठीक है, 3 वर्ष का कारावास, 3 साल का जेल या 1000 का जुर्माना भी दे सकता है। अपराध जारी रहने की दशा में अपराध की अवधि को अंतरिती के प्रत्येक दिन अधिकतम 50 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। अगर वो अपराध जारी रखा तो हर एक दिन उसको 50 रुपया एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। अब देखते हैं अगला जो है, अगला अध्याय है चैप्टर नंबर 12 अध्याय 12। इसमें दिया हुआ अधिकार
अभिलेख, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, और लगानों का निर्धारण। देखते हैं धारा 82 सेक्शन 82 जल के विषय में सर्वेक्षण करने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश। ये अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि जल के विषय में सर्वेक्षण करने का प्रावधान कौन सा धारा में दिया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए धारा 82 में दिया गया है, सेक्शन 82। अब अगला देखते हैं धारा 85 मतलब धारा 85 उचित लगान का परिनिर्धारण, सेटलमेंट ऑफ रेंट। अगर ये पूछता है कि लगान का परिनिर्धारण कहाँ दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, तो उसका होगा धारा 85 में दिया गया। किसी क्षेत्र में सर्वेक्षण या अधिकार अभिलेख के आधार पर राजस्व अधिकारी किसी कष्टकार द्वारा धारित भूमि का उचित लगान परिनिर्धारित कर सकेगा। ये धारा 85 में दिया है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं अध्याय 14 चैप्टर 14 भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। धारा 118, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि का परिभाषा। इस धारा के अंतर्गत निम्न प्रकार के भूमियों को भूस्वामी का विशेष अधिकार युक्त भूमि माना जाएगा। वैसी भूमि है, ये याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, जिसे भूस्वामी अपने स्टॉक मतलब उपकरणों यथा हल, बैल, ट्रैक्टर आदि से या अपने सेवकों द्वारा या भाड़े के मजदूर से जोतता हो। दूसरा है जो किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित हो। अगला है वैसी भूमि जो रांची, धनबाद जिले को छोड़ करके तथा सिंहभूम जिले के पटमदा, ईचागढ़ तथा चंडील थाने को छोड़ करके छोटा नागपुर प्रमंडल में जीरात के रूप में ज्ञात है, और जो धनबाद जिले में एवं सिंहभूम जिले के पटदमा, ईचागढ़ और चांडिल थाने में मान के रूप में ज्ञात है। अगला जो है जो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869, इसको हमने पहले पढ़ा था, 1869 में जितना भी पढ़ लिया था, के अधीन तैयार किसी रजिस्टर में मजीहस या बटखेता है। ये सब कंडीशन में जो है इसको भूस्वामी का विशेष अधिकार दिया गया है। अब अगला देखते हैं, अगला जो है चैप्टर नंबर 16 अध्याय 16 उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। धारा 135 उपायुक्त के न्यायालय का स्थान। इस अधिनियम के अधीन वादों मतलब केस, जितना भी केस आएगा तथा आवेदन की सुनवाई हेतु उपायुक्त अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान पर न्यायालय लगा सकेगा तथा प्रत्येक सुनवाई और विनिश्चय मतलब फैसला जो आएगा डिक्री के खुले न्यायालय में होगा। जितना भी होगा ये खुले न्यायालय में होगा, ये याद रखिएगा। उपायुक्त अपने एरिया के अंदर में कहीं भी ओपन कोर्ट लगा सकता है, उस पर उसकी सुनवाई होगी। अगला देखते हैं धारा 170 सेक्शन 170, इसमें जो है निर्णय क्या आएगा उसके बारे में देख लेते हैं। उपायुक्त द्वारा खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया जाएगा तथा निर्णय अंग्रेजी में लिखा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर ऐसे पूछ लिए जो भी निर्णय आएगा वो या तो उसमें आपको लिख दे कि कोई और भाषा में लिख दे, हिंदी में लिख दे, संस्कृत में लिख दे या संथाली में लिख दे, मुंडारी में लिख दे, तो आपका आंसर जो होगा निर्णय हमेशा अंग्रेजी में लिखा जाएगा। वो किस में दिया हुआ है, सेक्शन 170 धारा 170 में दिया गया है। अब देख लेते हैं अगला जो है धारा 186 सेक्शन 186 कुर्की और विक्रय से छूट। उपायुक्त द्वारा जारी किसी आदेश के लागू करने में निम्नलिखित को कुर्की तथा विक्रय से छूट प्राप्त होगी। कौन कौन सा है कंडीशन देख लेते हैं। ये निर्णीत ऋणी एवं उसके पत्नी व बच्चों के पहनने के वस्त्र और बिस्तरे। दूसरा है निर्णीत ऋणी की आजीविका के लिए आवश्यक कृषि कर्म के औजार व उपकरण, उसके मवेशी तथा बीज। अगला है कृषक के घर की सामग्री तथा भवन। अगला है लेखा बही। उसका अगला है श्रमिकों तथा घरेलू सेवकों की मजदूरी। अगला है भावी भरण पोषण का अधिकार। ये सब में अगर कुर्की या विक्रय जो होता है ये सब चीज़ में इसको छूट दिया गया है। इसको ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये सब क्वेश्चन में पूछ दे। अगला जो है धारा 192, इसमें है जेल से मुक्त होने पर आगे की कार्रवाई। ठीक है,
आगे की कार्रवाई, अगर ये पूछ दे क्वेश्चन में कि जेल से मुक्त होने के आगे की कार्रवाई कौन सी धारा में दिया है, तो आपका आंसर होना चाहिए धारा 192। ये है हमारा लास्ट, देख लेते हैं अध्याय 18 मुंडारी खुटकट्टीदारों के विषय में विशेष प्रावधान, धारा 239। मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारियों पर पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना, ये दिया है। अगर पूछ लिया जाए कि मुंडारी खुटकट्टीदार विषय में किस में दिया हुआ है, वो है धारा 239। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, इसको हमने पूरा माइंड मैप के थ्रू ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इससे जो इतना भी क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, लेकिन इससे जो रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वो बचा हुआ वो हम ले लेते हैं। इससे जनरल इन्फॉर्मेशन जो है, महत्वपूर्ण तथ्य वो देख लेते हैं। ये जो आया था 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1852 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया है। ठीक है, कौन सा अधिनियम, अगर पूछ दे क्वेश्चन में, ये होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1852, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अधिनियम का खाका मतलब ब्लूप्रिंट एक अंग्रेज जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया। ये पूछते अगर ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का खाका किसने बनाया था, वो होगा जॉन एच हॉफमैन। इसे सबसे पहले कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया था। ये अधिनियम कुल 19 अध्यायों में विभाजित है तथा इसमें 271 धाराएं हैं। इसमें से हमने बहुत सी धाराएं जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने पूरा अच्छा से कवर कर लिया है, उसको आप अच्छा से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे एक बार और वीडियो देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझे तो इसके बाद जो हम लोग MCQ करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप फिर जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग अगर पूछेंगे तो उसको आप अच्छा से हमारा माइंड में याद हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के 66वें संशोधन मतलब 1990 में 66वें संशोधन के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के कुछ धाराओं को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका में इसका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है तथा संसद को ही इसमें संशोधित करने का अधिकार है। अगला देखते हैं, इस अधिनियम की धारा 49 के तहत जनजातीय भूमि का हस्तांतरण या विक्रय उद्योग, खनन एवं कृषि कार्य के हेतु गैर जनजाति को किया जा सकता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 ये उद्योग के लिए भी, खनन के लिए भी किया जा सकता है और गैर जनजाति को किया जा सकता है। वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिसने सरकार को सिफारिश की कि किसी भी परियोजना मतलब या तो खनन, विद्युत व अन्य की स्थापना हेतु अधिसूचना क्षेत्रों में आदिवासी लोगों का विस्थापन ना हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आदिवासियों का विस्थापन हो जाता है जिसके उनका जनजीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बोला है कि उस पर ऐसा ना प्रभाव पड़े कि स्थापना ना हो। अगला देखते हैं, ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1909 में अभी तक 26 संशोधन किए जा चुके हैं। इसमें अंतिम संशोधन 1955 में किया गया है। अगर पूछ दे कि छोटा नागपुर अधिनियम काश्तकारी अधिनियम 1909 में संशोधन लास्ट कब किया गया है, तो होगा 1955 में किया गया है। अभी तक कितना किया गया है, इसमें 26 किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1909 झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर तथा पलामू प्रमंडल में प्रभावी है। इसको हमने पहले भी देखा लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में प्रभावी है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा ठेठ व्यवहारी मतलब बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा लगान की दरें कम की गई है। इस तरह से हमने ये छोटा नागपुर एक्ट जो है इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे इस अगला वीडियो में, ताकि हमारा फिर से रिवीजन हो जाए। ठीक है, इसको जितना आसान हो सका दोस्तों उतना बनाएं, क्योंकि हमें ये कंप्लीट करना ही है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा 5 क्वेश्चन आता है, इससे 5 क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हमसे जितना हो सका उसमें हमने किया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो स्पीड बढ़ा करके वीडियो को दूसरी बार देख सकते हैं, उसमें अगर थोड़ा समझ में आ जाए और तब भी नहीं समझ में आया तो इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उस ऑब्जेक्टिव में 1 बाय 1 देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर में हमको जल्दी याद रहता है, इसलिए हमको उसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग उसको इस तरह बनाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हर एंगल से बनाएंगे ताकि जिस तरह से भी एग्ज़ाम में पूछे तो हम कर सकते हैं। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।